हाय गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 5 जो कि होगा भौतिकी नियमों की प्रकृति। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 5, भौतिक नियमों की प्रकृति। थोड़ी बड़ा कर लेते हैं। भौतिक विज्ञानी विश्व का अन्वेषण करते हैं। उनके अनुसंधान वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं तथा इनका परिसर आमाप में परमाणु की आमाप से कम के कणों से लेकर हमसे अत्यधिक दूरी के तारों की आमाप तक है। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा तथ्यों को खोजने के साथ साथ भौतिक विज्ञानी उन नियमों की खोज करने का प्रयास करते हैं जो इन तथ्यों का सार प्रायः गणितीय समीकरणों में हों। विभिन्न बलों द्वारा नियंत्रित किसी भी भौतिक परिघटना में कई राशियां समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। तथापि एक विलक्षण तथ्य यह है कि कुछ विशिष्ट भौतिक राशियां समय के साथ नियत अचर रहती हैं। ये प्रकृति की संरक्षित राशियां हैं। प्रेक्षित परिघटनाओं की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए इन संरक्षण नियमों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन गति के लिए कुछ यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिक ऊर्जा तथा स्थितिक ऊर्जा का योग नियत रहता है। गुरुत्व के अधीन किसी पिंड का मुक्त पतन इसका सुपरिचित उदाहरण है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा उसकी स्थितिक ऊर्जा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है, परंतु इनका योग स्थिर रहता है। यदि पिंड को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो भूमि से टकराने से ठीक पहले पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। संरक्षित बल के लिए प्रतिबंधित इस नियम को किसी वियुक्त निकाय के लिए व्यापक ऊर्जा संरक्षण नियम, जो ऊष्मागतिकी के पहले नियम का आधार है, से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भौतिकी में ऊर्जा की संकल्पना प्रमुख होती है तथा प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए ऊर्जा के व्यंजक लिखे जा सकते हैं। जब ऊर्जा के सभी रूपों, उदाहरण के लिए ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि की गणना की जाती है तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम सभी बलों तथा सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों के लिए सत्य है। गिरते पिंड के उदाहरण में यदि आप गिरते पिंड पर लगने वाले वायु के प्रतिरोध के प्रभाव को भी सम्मिलित कर लें और पिंड के भूमि पर टकराने और वहां ठहरने की स्थितियों को देखें तो आप यह पाएंगे कि स्पष्ट रूप से कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं हुई। तथापि ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम अभी भी लागू होता है। पत्थर की आरंभिक स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा के अन्य रूपों, ऊष्मा तथा ध्वनि, अंततः अवशोषित होने के पश्चात ध्वनि भी ऊष्मा बन जाती है, में होता है। वियुक्त निकाय पत्थर तथा प्रतिवेश की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। चलिए दोस्तों, ऊपर कुछ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सर सीवी रमन के बारे में है। चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को थिरुवनाईकवल में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11 वर्ष की आयु में पूरी करके प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं में कार्यभार संभाला। कोलकाता में रहते हुए सांध्य काल में उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ कर दिया। उनकी रुचि के क्षेत्र में कंपन, वाद्य यंत्रों की विविधता, पराश्रय तरंगें, विवर्तन आदि सम्मिलित थे। वर्ष 1917 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर का पद दिया गया।
वर्ष 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनका सोसाइटी के फेलो के लिए निर्वाचन किया तथा वर्ष 1930 में इनके कार्य, जिसे अब रामन प्रभाव कहते हैं, के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया। रामन प्रभाव में माध्यम के अणुओं, जब वे कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होते हैं, द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना पर विचार किया जाता है। उनके इस कार्य ने आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अनुसंधानों का एक पूर्ण रूप से नवीन मार्ग खोला। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बंगलौर में पहले भारतीय विज्ञान संस्थान और तत्पश्चात रामन अनुसंधान संस्थान में व्यतीत किए। उनके कार्य ने युवा छात्रों की पीढ़ी को प्रोत्साहित किया है। चलिए फिर से आते हैं अपने लाइन पर। ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रकृति के सभी प्रभाव क्षेत्रों, सूक्ष्म से स्थूल तक के लिए वैध माना गया है। इस नियम का दिनचर्या अनुप्रयोग परमाणविक, नाभिकीय तथा मूल कण प्रक्रियाओं के विश्लेषण में किया जाता है। इसके विपरीत विश्व में हर समय हर प्रकार की प्रचंड परिघटनाएं होती रहती हैं, फिर भी विश्व यथासंभव आदर्श वियुक्त निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तनीय है, यह माना जाता है। आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के आविष्कार से पूर्व द्रव्य को अविनाशी माना जाने के कारण द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रकृति का एक अन्य मूल संरक्षण नियम माना जाता था। यह उपयोग में होने वाला महत्वपूर्ण नियम था और आज भी है। दोस्तों, इसका मतलब है यदि अगर कोई, मान लीजिए कोई द्रव्य है या कोई पदार्थ है, तो अगर हम इसको जला दें, कुछ भी कर दें, तो हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो वह पानी से वायु बन जाता है, परंतु वह मिटता नहीं है कभी भी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के विश्लेषण में इस नियम का अनुप्रयोग काफ़ी समय से हो रहा है। कोई रासायनिक अभिक्रिया मूल रूप से विभिन्न अणुओं में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था ही होती है। यदि अभिकर्मक अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा उत्पादित अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती, तो ऊर्जा का यह अंतर ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है और अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में इसका विलोम सत्य है, तथापि चूंकि परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित ही होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बंधन ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन इतना कम होता है कि उसे द्रव्यमान परिवर्तन के रूप में मानना बहुत कठिन है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान m ऊर्जा E के तुल्य होता है, जिसे संबंध E=mc² द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है। नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है अथवा विलोमता भी होता है, मतलब इसका उल्टा भी होता है। यह वही ऊर्जा है जो नाभिकीय शक्ति जनन तथा नाभिकीय विस्फोटों में मुक्त होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ दे रहा हूँ। भौतिकी में संरक्षण नियम। ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षण को भौतिकी के मूल नियम माना जाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के कई संरक्षण नियम हैं। उपरोक्त 4 के अतिरिक्त अन्य संरक्षण नियमों के अंतर्गत अधिकांश रूप से नाभिकीय तथा कणिकीय भौतिकी में प्रस्तावित भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है। यह पृथक्करण, बैरियन संख्या, विचित्रता, उच्च आवेश आदि कुछ अन्य संरक्षित राशियां हैं, परंतु आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई संरक्षण नियम एक परिकल्पना, जो कि प्रेक्षणों तथा प्रयोगों पर आधारित कल्पना है, होता है। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी संरक्षण नियम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसे प्रयोगों से सत्यापित अथवा खंडित किया जा सकता है। कोई प्रयोग
जिसके परिणाम किसी नियम के अनुरूप होते हैं वह उस नियम को सत्यापित अथवा उसके प्रमाण प्रस्तुत करता है, नियम को प्रमाणित नहीं करता। इसके विपरीत कोई एकल प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम के विरुद्ध प्राप्त होते हैं वह उस नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होता है। किसी से भी ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रमाणित करने के लिए कहना न्यायोचित नहीं है। यह नियम हमारे कई शताब्दियों के अनुभवों का परिणाम है तथा इसे यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, परमाणुवीय तथा नाभिकीय भौतिकी अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र के सभी प्रयोगों में वैध पाया गया है। कुछ विद्यार्थी ऐसा अनुभव करते हैं कि वे गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन करते किसी पिंड को किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग करके यह दर्शाकर कि ऊर्जाओं का यह योग अचर रहता है, ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह केवल इस नियम के सत्यापन है, उत्पत्ति नहीं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, परंतु संरक्षित होने वाली सभी राशियां अदिश ही हों यह आवश्यक नहीं है। किसी वियुक्त निकाय का कुल रैखिक संवेग तथा कुल कोणीय संवेग दोनों सदिश, दोनों भी संरक्षित राशियां हैं। इस नियमों को यांत्रिक में न्यूटन के गति के नियमों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इनकी वैधता यांत्रिकी के क्षेत्र में के भी बाहर है। ये हर प्रभाव क्षेत्र, यहाँ तक कि जहाँ न्यूटन के नियम भी वैध नहीं हैं, में प्रकृति के मूल संरक्षण नियम हैं। इनकी अत्यधिक सरलता तथा व्यापकता के अतिरिक्त प्रकृति के संरक्षण नियम व्यवहार में भी अत्यंत उपयोगी हैं। ऐसा प्रायः होता है कि विविध बलों तथा कणों से संबंधित पूर्ण गतिकी की किसी जटिल समस्या को हम हल नहीं कर पाते, तथापि संरक्षण नियम ऐसी परिस्थितियों में भी उपयोगी परिणाम प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो स्वचालित वाहनों की टक्करों की अवधि में लगने वाले जटिल बलों को हमें ज्ञान नहीं होता, फिर भी संवेग संरक्षण नियम हमें इस योग्य बनाता है कि हम जटिलताओं से बाहर निकलकर टक्कर के संभावित परिणामों का अनुमान लगाएं अथवा उन्हें नियम विरुद्ध घोषित करें। नाभिकीय तथा मूल कणों से संबंधित परिघटनाओं में भी संरक्षण नियम विश्लेषण के उपयोगी साधन होते हैं। वास्तव में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण नियमों का उपयोग करके वुल्फगैंग पाउली सन 1900 से 1958 ने वर्ष 1931 में इलेक्ट्रॉन के साथ उत्सर्जित एक नवीन कण, जिसे अब न्यूट्रिनो कहते हैं, के अस्तित्व का सही पूर्वानुमान लगाया था। प्रकृति की सममितियों का संरक्षण नियमों से गहरा संबंध है, जिसके विषय में आप भौतिकी के अधिक उन्नत पाठ्यक्रम में अन्वेषण करेंगे। उदाहरण के लिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रेक्षण है कि प्रकृति के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। यदि आप आज अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करें तथा अपने उसी प्रयोग को सर्वसम अवस्थाओं में उन्हीं पिंडों के साथ एक वर्ष पश्चात दोहराएं, तो आपको समान परिणाम प्राप्त होना एक बाध्यता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि समय के साथ स्थानांतरण अर्थात विस्थापन के सापेक्ष प्रकृति की यह सममित ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य है। इसी प्रकार दिक् स्थान समांगी है तथा विश्व में मूलभूत रूप से कोई अधिमत अवस्थिति नहीं है। इसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्व में प्रकृति के नियम हर स्थान पर समान हैं। सावधान, विभिन्न अवस्थितियों में विभिन्न परिस्थितियां होने के कारण स्थान परिवर्तन के साथ परिघटनाएं परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है।
परंतु चंद्रमा तथा पृथ्वी दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम समान ही है। दिक् स्थान में स्थानांतरण के सापेक्ष प्रकृति के नियमों की इस सममितता से रैखिक संवेग संरक्षण नियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिक् स्थान की समदैशिकता, दिक् स्थान में मूलभूत रूप से कोई अधिमत दिशा नहीं है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम का आधार है। अध्याय 7 देखिए जी, मैं अध्याय 7 बाद में दिखाऊंगा आपको। आवेश संरक्षण नियम तथा मूल कणों के अन्य लक्षणों को भी कुछ अमूर्त सममितियों से संबंधित किया जा सकता है। दिक्काल की सममितियाँ तथा अन्य अमूर्त सममितियाँ प्रकृति में मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, ये सारांश है, मैं इसको भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला, भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिघटनाओं में अभिव्यक्ति के अध्ययन से है। भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं तथा इसका अनुप्रयोग व्यापक रूप में विविध संदर्भों एवं परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरा, भौतिकी का क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैला है। तीसरा, भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी परस्पर संबंधित हैं। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो किसी अन्य समय पर भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का जनन करती है। दोनों का समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। चौथा, प्रकृति में 4 मूल बल हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म जगत के विविध परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये 4 बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। प्रकृति में विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों का एकीकरण भौतिक की एक मूल खोज है। 5वां, अगर दोस्तों आपको ये बल पढ़ना हो तो आप पार्ट 4 देख सकते हैं मेरा। चलिए 5वां देखते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित हैं संरक्षित राशियाँ कहलाती हैं। प्रकृति के संरक्षण नियमों में सम्मिलित कुछ नियम द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, पैरिटी, समता संरक्षण नियम हैं। कुछ संरक्षण नियम का एक मूल बल के लिए तो सही होते हैं परंतु किसी अन्य बल के लिए सही नहीं होते। 6वां, संरक्षण नियमों का प्रकृति की सममितियों के साथ गहरा संबंध है। दिक् स्थान तथा काल की सममितियों तथा अन्य सममितियों की प्रकृति में मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों की केंद्रीय भूमिका है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी देखेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 6 में, जो कि होगा चैप्टर 2 के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। जय हिंद।